नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे। हरविलास, दिव्या, निक्कू, तनीषा, आकाश, मिलर, रौनक, रेनू, उत्कर्ष, विनोद, अतुल, दिलीप, रीना, दीपक, मुकेश, यूजर, प्रियंका, बम्बन, सनी, गौरव, सुनील, राकेश, प्रीति, भावना, संगीता, अनिल, सौरभ, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज से तुम्हारी हैप्पी दिवाली होने लग गई बेटा जी। हैप्पी दिवाली तो मुझे बोलना अपना जो है 19 तारीख को है ना। 19 तारीख को भी तुम्हारी क्लास होगी। मैंने बताया था ना कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी मैराथन क्लास है सुबह 9 बजे से। तो उसके बाद भाई आपकी क्लास तो बीच में पड़ती है, वो क्लास चलेगी लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक। तो आपकी क्लास कल हो नहीं पाएगी, तो कल नहीं होगी। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपको जो है संडे एक्स्ट्रा क्लास कराऊंगी और संडे पढ़ रहा है 19 को, तो उस दिन हम हैप्पी दिवाली बोलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अभी आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 13 से। ठीक है, अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपको कोई आर्टिकल रटवाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और मैं जो आपका आर्टिकल है उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। समझाने की कोशिश करूंगी, आर्टिकल को रटवाने की नहीं। तो अब पहले आप एक बार पढ़ लो, फिर हम डायग्राम के थ्रू पूरा आर्टिकल समझेंगे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, एकदम फोकस हो जाना और फोकस होकर ही चीजों को सुनना। देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है आर्टिकल 13। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 13 होता है, ये पता है कौन होता है? इसको कहा जाता है सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसे कहा जाता है आपके फंडामेंटल राइट्स का सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच। क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा भाई ये कैसे सुरक्षा करता है आपके फंडामेंटल राइट्स की। तो ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से आपको सुनना है। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। अब सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जुडिशियल रिव्यू को हमने किस कंट्री से कह सकते हैं लिया है। तो आप मुझे बताएंगे कि किस देश से हमने जुडिशियल रिव्यू को लिया है। और मैं आपको फिर से इस आर्टिकल को एक बार रिवाइज कराती हूं कि आर्टिकल 13 ऐसी सभी विधि जो कि मूल अधिकारों से असंगत होती हैं, उन्हें क्या कर सकता है? उन्हें न्यायालय के द्वारा खत्म करवा सकता है, शून्य घोषित करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मैम इसमें दी गई है। और ये शक्ति मैम यूएसए से हमने ली है। और ये शक्ति का यूज आर्टिकल 32 में, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि मैम उच्चतम न्यायालय, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का यूज कौन करता है? आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। और आर्टिकल 226 के तहत बेटा जी हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना आपके कोर्ट का अधिकार होता है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या किया जाता है, ध्यान से सुने आगे, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। मैम ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, क्या आप इसे हमें इजी लैंग्वेज में समझा सकती हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको इसे इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी और ऐसा समझाऊंगी कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। सुबह सुबह चाय पीते हो? हाँ मैम पीते हैं, बहुत सारे बच्चे पीते होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये है भैया आपका प्यारा सा कप, ठीक है। अब कप में मैम हम चाय को किससे छानते हैं? छलनी से। हाँ, और छलनी के अंदर क्या रह जाता है मैम? चाय की पत्ती, ठीक है। और इसके अंदर आती है कप के अंदर प्योर टी, ये वाला। अब एक कप और बनाते हैं, ध्यान से सुनो।
एक कप और बनाते हैं, उसमें भी हम चाय डालेंगे, ठीक है। और ये आपकी छलनी। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें चाय के साथ कुछ चाय की पत्ती भी चली गई। अब मुझे ये बताओ कि कौन से वाले कप की चाय पियोगे। ये है ए कप और ये है बी कप। बताओ कौन से कप की चाय पियोगे, कौन से कप की चाय पियोगे, बताओ जल्दी से। ए कप की चाय पियोगे कि बी कप की चाय पियोगे? कौन सी चाय पीना तुम पसंद करोगे, तुम्हारी चॉइस है, बताओ जल्दी से। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, शाजिया कह रही है मैम हम एक कप की चाय पियेंगे। क्यों पियोगे? क्योंकि मैम इसमें शुद्ध चाय है, इसमें मैम प्योरिटी है। चाय की पत्ती के साथ तो चाय नहीं पी सकते ना, गंदा गंदा मुंह में आ जाएगा, तो हम एक कप की चाय पीना पसंद करेंगे मैम। अब देखिए इससे मैम आर्टिकल 13 का क्या संबंध है, आ जाओ। आर्टिकल 13 इस कप की तरह है। आर्टिकल 13 कहता है कि भैया जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो बिल्कुल कैसे हैं, इन कपों की तरह होते हैं। अब ये जो चाय की पत्ती है इसको तुम क्या कह सकते हो, असंगत। असंगत विधि मतलब ऐसे कानून जो कि मैम लागू नहीं हो सकते। क्यों लागू नहीं हो सकते? क्योंकि मैम ये प्योर नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। और जो इसके अंदर प्योरिटी आई है ये कैसे हैं मैम, ये संगत विधि है। मैम ये जो लॉ है ये बिल्कुल प्योर लॉ है, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते। यानी कि आर्टिकल 13 कहता है कि भैया कोई भी विधि है, कोई भी विधि या कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी विधि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यानी कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स करेगा, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह लागू नहीं होगा, वह लागू नहीं होगा, ठीक है। अब वो कानून चाहे संविधान के लागू होने से पहले बना हो या संविधान के लागू होने से बाद, मैं यहां लिख देती हूं, चाहे कानून आपका बना हो बेटा जी संविधान के लागू होने से पहले, संविधान के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद, आफ्टर एंड बिफोर दोनों की बात करता है। भैया कोई भी कानून ऐसा लागू नहीं होगा जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स करेगा। जिस तरीके से ये जो छलनी चाय की पत्ती रह गई है छलनी के अंदर, ये सारे कैसे कानून है, खराब। खराब क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, इसलिए चाय की छलनी में, उसमें छलनी में ही रह गई चाय की पत्ती, क्योंकि वो गंदगी है, क्योंकि वो बेकार है मैम, वो वेस्टेज है। तो जो आपकी चाय की पत्ती छलनी में फंसी हुई है वो असंगत विधियां हैं और ये कभी लागू नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा कानून जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों को तुमसे छीनेगा, आर्टिकल 13 उसे लागू नहीं होने देगा। लेकिन मैम अगर गलती से लागू हो गया तो, लेकिन अगर गलती से लागू हो गया तो क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। अगर कोई कानून, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है, उल्लंघन करने वाला है और वह लागू हो जाता है, और वह लागू हो जाता है, ठीक है, और वह लागू हो जाता है, तो पता है ऐसे कानून का क्या होगा? तो मैम ऐसे कानून का आर्टिकल 13 न्यायिक पुनर्विलोकन करवाएगा।
न्यायिक पुनर्विलोकन होगा ऐसे कानून का, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। और बताओ जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? मैम कोर्ट करेगा, मैम कोर्ट करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो जुडिशियल रिव्यू होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो न्यायिक पुनर्विलोकन कौन करेगा? मैम या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और अगर ये कानून सच में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स करता है तो कोर्ट इसको क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा, नल डिक्लेयर कर देगा कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ये कानून लागू नहीं हो सकते, ये कानून लागू नहीं हो सकते हैं। बताइए जल्दी से, यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? जल्दी से बताओ यस या नो। तो जैसे मैंने आपको ये टी बताई कि जिस तरीके से ये वाली टी हम पी सकते हैं, पर वो नहीं पी सकते, क्योंकि वो कैसे कानून है जो यहां पे आ गए? मैम ये इलीगल लॉज, सॉरी, ये मैम ऐसे कानून हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये बेकार चाय है, ये खराब चाय है, मतलब बेकार कानून है। लेकिन ये प्योरिटी है, यहां कोई ऐसा कानून लागू नहीं हुआ जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब तुम भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट, रटने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब आगे आइए, नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 14। कह रहा है विधि के समक्ष क्षमता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, एक ही बात नहीं करता, ये दो बात करता है एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं तुम्हें साधारण शब्दों में समझा दूं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 बेटा जी एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि भैया कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून के लिए कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कानून के लिए तो सब बराबर हैं, ये कहता है आर्टिकल 14। तो देखो इसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो यहां लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ध्यान से सुनो, दो बातें हैं इसमें, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। बच्चा रटता रहता है कि आर्टिकल 14 में क्या है। विधि का मतलब होता है सात्विक कानून। सात्विक, अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको सजा दी जाएगी, वो होती है विधि, वो होता है कानून, लॉ। ठीक है, आगे देखो, ध्यान से सुनना। अब विधि के समक्ष समता, ध्यान से सुनिएगा, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और बेटा जी विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है बेटा जी ब्रिटेन से, और कहते हैं कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नकारात्मक अवधारणा है। अभी बताऊंगी क्यों ये पॉजिटिव है और क्यों वो नेगेटिव है। और इसको कहते हैं कि भैया ये लिया गया है यूएसए से, और ये एक अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, सकारात्मक अवधारणा।
अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि क्यों वो नेगेटिव है और वो क्यों पॉजिटिव है, ये भी आपको पता चलेगा। देखो, ये वाली जो आपकी बात है, ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, कि भैया विधि के लिए सब बराबर हैं, सब बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। अब ध्यान से सुनना, ये कहता है कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। इसने क्या किया, इसने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मर्डर किया। इसने क्या किया, सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि आत्म संरक्षण। इसने क्या किया, इसने इसके लिए किया मर्डर, यानी कि इसने किया हत्या। लेकिन बी जो है, इसने क्या किया मैम, ये एक क्रिमिनल है, ये एक अपराधी है और इसका काम है मर्डर करना। इसने भी मर्डर किया है, इसने भी क्या किया है, इसने भी मर्डर किया है, इसने भी हत्या की है। तो आपका विधि के समक्ष समता वाला जो कॉन्सेप्ट है, कहता है कि भैया ए और बी दोनों ने मर्डर किया है, दोनों को इक्वल सजा दे दो, दोनों को इक्वल सजा दे दो। तो ऐसा हो सकता है? जी नहीं। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए मर्डर किया है और इसने शौकवश मर्डर किया है। तो दोनों को कभी इक्वल सजा नहीं हो सकती। इक्वल सजा कब होती? जब दोनों के कंडीशन सेम होते, जब दोनों ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मर्डर किए होते, तब मैम दोनों की सजा बराबर होती। और अगर यहां पे मान लो दोनों ही क्रिमिनल होते और दोनों का मोटिव जो है केवल मर्डर करना था, तब इनको यहां पे होती। लेकिन इन दोनों के कंडीशंस अलग अलग हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो यह है कि भैया कुछ भी मत देखो, फटाफट इनको बस फांसी चढ़ा दो। लेकिन ये वाला क्या कहता है? जी नहीं, ऐसे सजा नहीं दी जा सकती है। पहले दोनों की सिचुएशंस को देखो, दोनों की कंडीशन देखो और उसके बाद सजा दो। तो यह है आर्टिकल 14। अब मैम भारत में क्या होता है? भारत में दोनों को देखा जाता है कंडीशंस के साथ और उसके बाद सजा दी जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलकर जब साथ में काम करते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम केवल विधि के समक्ष समता देखें तो ये नेगेटिव। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं बेटा जी। आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, ठीक है। अभी आप लिखो अपवाद क्या क्या हैं। जैसे बेटा जी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, जैसे कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर, जैसे कि आपके एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक, इनको आपका कानून कुछ छूट देता है। इसमें आपका कानून इन लोगों को कुछ छूट देता है। जबकि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि विधि तो सबके लिए बराबर है। लेकिन मैम ये तो यहां पे छूट दे रहे हैं ना, ये तो गलत बात है मैम। हां, लेकिन एक्सेप्शन तो हर चीज का है। बिल्कुल, आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार देता है। एमपी एमएलए जो है उनको भी विशेषाधिकार मिलता है। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं प्रेसिडेंट, गवर्नर और आपको एमपी एमएलए पढ़ाऊंगी। तो ये आपके अपवाद हैं बेटा जी, इनको आप ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर अगला आर्टिकल बताती हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें पढ़ने में। आर्टिकल नंबर 15। दिलीप, क्योंकि इनकी पोस्ट के हिसाब से इनको दिया जाता है प्रिविलेज, विशेषाधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो। सबसे पहले आर्टिकल 15 का 1 पढ़ने से भी पहले पढ़ो आर्टिकल 15। ऐसा करती हूं, पिछली स्लाइड पे लिखती हूं ताकि आपको पता चले। आर्टिकल 15 ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि भैया भेदभाव का प्रतिषेध, भेदभाव का प्रतिषेध।
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का प्रतिषेध करना है, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना। और ये जो आर्टिकल है किसके लिए है? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। कह रहा है कि जैसे पहले देश में भेदभाव चलता था अब नहीं चलेगा भैया, अब धर्म जाति नहीं देखी जाएगी, सब भारतीय समान होंगे। ध्यान से सुनना, भेदभाव का प्रतिषेध। अब इसमें आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 बताता है कि भेदभाव किन आधारों पर नहीं करने। इसमें दिए गए हैं आधार, इसमें दिए गए हैं ग्राउंड्स, और वो ग्राउंड्स क्या हैं? धर्म यानी रिलीजन, मूलवंश, रेस, धर्म, मूलवंश, ध्यान से सुनना, जाति, कास्ट, लिंग, जेंडर, और बेटा जी जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। कह रहा है कि इनमें से किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, कह रहा है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी उसके वंशज कोई भी रहे हो, वो लड़का है, लड़की है, या फिर किसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन इन प्रेजेंट अगर वो भारत का नागरिक है, इन प्रेजेंट वर्तमान में अगर वो इंडियन सिटीजन है, तो आप इन आधारों पर उस व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर वो भारत का नागरिक है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आप करोगे तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आप आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 का वायलेशन करोगे। ठीक है, विकास कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, मैं बिल्कुल मानूंगी भेदभाव हो रहा है, होता है, आज भी होता है, लेकिन संविधान क्या कहता है मैं वो पढ़ा रही हूं आपको। मैंने तो बोला ही नहीं कि भेदभाव खत्म नहीं हुआ, भेदभाव तो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। आज भी लड़के लड़की में भेदभाव होता है, आज भी लड़कियों को पैदा होने से रोका जाता है, आज भी अमीर गरीब के बीच भेदभाव होता है, आज भी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। अगर भेदभाव खत्म हो गया होता तो सांप्रदायिक दंगे खत्म हो जाते, जो कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे समाज में समानता आ जाती है, लेकिन समानता तब आएगी जब ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होंगे, लेकिन ये खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है। अब देखो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। कहता है कि भैया, जैसे मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से समझा रही हूं, रटवा नहीं रही हूं। अब आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 कहता है, वो इस चीज का जवाब देता है कि भेदभाव कहां नहीं करना। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 कहता है कि इन आधारों पर, इन आधारों पर, इन आधारों पर किसी भी सार्वजनिक स्थल, किसी भी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल मतलब पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थल मतलब पब्लिक प्लेस, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव का प्रतिषेध है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब मैम ये सार्वजनिक स्थल, इसका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल्स हो गया मंदिर यानी कि टेंपल, पार्क, बस,
ट्रेन जो आपकी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, बस और ट्रेनें, जो पार्क सरकार ने बनाए हैं, जो मंदिर आपके सरकार की फंडिंग से बने हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके जो है पब्लिक रेस्टोरेंट्स यानी कि सार्वजनिक भोजनालय, दुकान, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं दुकान हो गई, सड़कें हो गई, एक्सेट्रा लिख लो अब, या कुएं हो गए, तालाब हो गए। अब आपने देखा होगा इतिहास में लोग सड़कों पर नहीं चल सकते थे, उच्च जाति के लोग निम्न जातियों को सड़कों पर चलने की परमिशन देते तो पीछे झाड़ू लगा देते थे, वो कुओं से पानी नहीं ले सकते, मंदिरों में एंट्री नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन। कहा अब नहीं होगा, अब करके देखो तुम, अगर वो व्यक्ति अवेयर होगा तो तुम्हारे खिलाफ केस करेगा। हाँ बिल्कुल, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज जो आपका 2 है वो जवाब देता है कि भेदभाव कहां नहीं करना, तो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करना, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो फिर से शुरू हो गए, फिर से सेंटर में रख लिया खुद को। मन तो ऐसा करता है ना, अगर तुम सामने होते ना तो तुम पहली बात तो ये कमेंट ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता होता कि टीचर तुम्हें डंडे से लेके कूट देगा। तुम आज की पीढ़ी के हो कि 100 साल के पहले की पीढ़ी के हो? तुम अपने ऊपर क्यों लेके जाते हो चीजों को कि मतलब हमारी बात हो रही है, हमने शोषण कर दिया। मैम तुम्हारी बात नहीं हो रही है, इतिहास की बात हो रही है। और जो आरक्षण को लेके तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी इसी क्लास में क्लियर करूंगी मैं, तुम टेंशन मत लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं। जब तक तुम खुद को सेंटर में रखोगे तब तक तुम्हारे दिमाग के ताले नहीं खुलेंगे और तुम सरकारी नौकरी करने लायक नहीं हो, फिर ये समझ लो। अगर मैं खुद को सेंटर में रखूं ना, मैं तुम्हें ये आर्टिकल कभी पढ़ाऊंगी ही नहीं। जो टीचर तुम्हें यहां पढ़ाता है ना, वो जाति और धर्म को छोड़ के पढ़ाता है, तुम्हारी तरह नहीं होता कि जाति और धर्म को हर वक्त बीच में ले आओ। या तो ये बोल दो टीचर्स को कि हमें गलत पढ़ा दो, बस। हद कर देते हो तुम, कितनी बार तुम्हें चीजों को समझा दिया, ऐसे कैसे तुम जॉब करोगे ये बताओ मुझे। ये बता दो इसमें से कुछ भी झूठ बोला हो तो, ये बता दो कि आज भेदभाव नहीं हो रहा, ये बता दो आज सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, कुछ भी मतलब। और फिर बोलते हो कमेंट बॉक्स में, मैम आप पॉलिटिक्स करती हो, मैम आप राजनीति करती हो, सबसे ज्यादा राजनीति तो तुम करते हो क्लास में। हद कर देते हो, हमेशा खुद को सेंटर में रखना है। पता नहीं खुद को मतलब क्या समझ रखा है हमने। अब देखो यहां पे अभी तक तुमने क्या पढ़ा मैम? अभी तक हमने यहां पे पढ़ा कि कहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन इस आर्टिकल का एक अपवाद भी है, क्योंकि यहां लिखा है कि जेंडर के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन है, स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 बड़ा सिंपल सा है और बहुत छोटा सा मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखो। राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन क्यों किया गया है? क्यों किया गया है मैम, ये बताइए जल्दी से। अब भाई आपने तो अभी बोला कि जेंडर के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। आप खुद ही अभी बताइए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो फिर स्पेशल प्रोविजन कर दिए। और स्पेशल प्रोविजन मतलब मैम यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया? जी नहीं। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज, ये मैम एक अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मैम ये एक सकारात्मक भेदभाव है। अब बच्चा मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करने वाला है, मैम आप कैसी बातें कर रही हो? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव पॉजिटिव कैसे हो सकता है? कैसे पॉजिटिव हो सकता है मैम? भेदभाव तो हमेशा नेगेटिव होता है। नहीं, अगर आपके समाज का एक वर्ग जो कि पिछड़ा हुआ है,
और उस समाज के वर्ग को ऊपर लेकर जाना है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस करने होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे उस समय पर उस हिस्से को दबा दिया गया। ध्यान से सुने अगेन। जैसे मान लीजिए कि ये घर है, ठीक है, कभी एनसीईआरटी पढ़ना फुर्सत मिलेगी तो इस घर में एक महिला है, इस महिला को सीधा बोला जाता है कि भैया घर के बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी, घर के माता पिता मतलब जो जिससे शादी हुई है उसके माता पिता उसकी जिम्मेदारी, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुम्हें नौकरी करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सब छीन लिया गया महिला से। पति मर गया तो सती कर दिया, जबरदस्ती जला दिया। अब ये महिला, इस पर अत्याचार होने लगे, घरेलू हिंसा होने लगी, दहेज प्रथा के लिए जलाया जाने लगा। तो अब मुझे बताओ कि स्पेशल प्रोविजन होगा कि नहीं? बच्चों का व्यापार किया जाने लगा, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, घरों में काम करवाते उन्हें पैसे नहीं देते। बताओ स्पेशल प्रोविजन होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे मैम। मैम बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैम इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ पहले, और अगर अब हमें ऊपर लेके जाना है तो हमें इन्हें बराबरी का हिस्सा देने के लिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजन करने होंगे। आ जाओ तुम्हारे घर पे लेके चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर है, इस घर में बेटा मान के चलो कि 3 बच्चे हैं। अब इनमें से एक बच्चा जो है, एक बच्चा ऐसा है जो मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो अब ये जो 2 बच्चे हैं ये तो स्वस्थ है ना, ये मेंटली भी स्वस्थ हैं और फिजिकली भी एक्टिव हैं, लेकिन ये बच्चा बेचारा मेंटली भी डिस्टर्ब है और फिजिकली भी एक्टिव नहीं है, फिजिकली भी एक्टिव नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ माता पिता का ज्यादा ध्यान किस पे होगा? इस बच्चे पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि माता पिता इन दोनों बच्चों को प्यार नहीं करते, करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये बच्चा जो है इसको हमारी ज्यादा जरूरत है, तो हमें इसको आगे ले जाने के लिए इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। सेम आपका देश है, जो वर्ग नीचे दब जाता है उसको ऊपर उठाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस करने होते हैं, उसके लिए विशेष प्रावधान करने होते हैं, और ये आपके राज्य का ही कर्तव्य। और राज्य मतलब आपकी सारी सरकारें, आपके सारे अधिकारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो इसको क्यों कहते हैं अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन? अभी तुम्हारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी मैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, किस लिए आरक्षण आया था, क्यों आया था, क्या जरूरत थी, वो भी मैं। अब महिलाओं के लिए समझ में आया स्पेशल प्रोविजन, तो स्पेशल लॉ बनाए गए महिलाओं के लिए। ठीक है, अब महिलाएं क्या करती हैं, उसका मिसयूज करती हैं, तो वो गलत है। और जैसे जैसे मिसयूज हो रहा है तो कोर्ट भी अपनी चीजों को चेंज कर रहा है। जैसे पहले दहेज के मामले में डायरेक्टली गिरफ्तार किया जाता था, अब इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद अरेस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी कानूनों का गलत प्रयोग करेगा तो उस आधार पे कानूनों को भी चेंज किया जा रहा है। और महिलाएं इसका मिसयूज करती हैं, बिल्कुल करती हैं, मैं बिल्कुल इस चीज से मना नहीं करूंगी। ठीक है, आगे चलिए। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 आ जाओ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4, इसके द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान। अब विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस, फिर से डिस्क्रिमिनेशन, पर फिर से अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। मैम फिर से सकारात्मक भेदभाव है, कैसे? आ जाओ। ये स्पेशल प्रोविजन जो है, इसी को आप लोग क्या पढ़ते हो? इसी को तो आप लोग पढ़ते हो आरक्षण, इसी को तो आप कहते हो रिजर्वेशन। और दिमाग के ताले खोल के पढ़ना, बंद करके नहीं, क्योंकि जितने तुम्हारे दिमाग के ताले बंद रहेंगे उतना तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, देखो यहां क्या लिखा है। ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, क्या पहले के समाज में सब पढ़े लिखे थे? क्या पहले सबको शिक्षा का अधिकार था? क्या पहले सबको वेद पढ़ाए जाते थे? क्या सबको पहले पंडित जो है शिक्षा देता था? नहीं मैम।
महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, साथ साथ में जो निम्न जाति के लोग थे उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। एक मूवी है बेटा जी शूद्र, उसमें केवल उस बच्चे की जीभ इसलिए काट दी जाती है क्योंकि वो अपने मुंह से मंत्र का उच्चारण कर देता है और वो निम्न जाति का बच्चा होता है। और आप कहते हो ये सब नहीं हुआ, सब हुआ है, लेकिन आज नहीं, पहले। और क्योंकि पहले होता था तो उसको रोकने के लिए क्या बनाए गए थे? कानून। तो कहा गया ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिए रिजर्वेशन। क्यों प्यारे बच्चे? क्यों? क्योंकि मैम उन्हें शिक्षा नहीं मिली, उन्हें समाज में वो स्तर नहीं मिला जो बाकी लोगों को मिल रहा था, इसलिए किया गया। जिसमें स्पेशल फॉर आपके एससी शेड्यूल कास्ट आते हैं, आपकी शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, ठीक है, और इनको क्या कहेंगे शॉर्ट में? SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स जिनको आप कहते हो, ठीक है। तो आगे देखिए यहां पर, अब इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है कि इन्हें शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। अब प्यारे बच्चे इन्हें क्या दिया गया इसमें, इस आर्टिकल में? मैम मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूं, SEBC, SC ST, इन सबको दिया गया इस आर्टिकल में आरक्षण। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4। और ये जो आरक्षण दिया गया ये कहां दिया गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है। और ये शैक्षणिक संस्थान कौन से वाले? जो गवर्नमेंट के थे, जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान थे वहां पर इन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। और बेटा ये जो रिजर्वेशन था ये कहा गया था कि केवल 10 वर्षों के लिए, ये केवल 10 वर्षों के लिए देने की बात की गई थी। और 10 वर्ष क्यों? ताकि इन लोगों का भी उत्थान हो सके, ये लोग भी समाज के साथ जुड़ सके। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो 10 वर्षों के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी के कहने पर संविधान सभा ने इस प्रावधान को संविधान में रखा था। अब आप ध्यान से सुनिए, रिजर्वेशन गलत नहीं है, रिजर्वेशन गलत तरीके से नहीं दिया गया था। रिजर्वेशन तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के रूप में लोगों को दिया गया था। बेटा ये SEBC ही OBC है, ठीक है। अब सुनिए, अब आज क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब रिजर्वेशन दिया गया था तो वो जाति के आधार पर दिया गया था, लेकिन वो उस समय की कंडीशंस थी, उस समय की कंडीशंस थी, परिस्थितियां उस समय की थी और बिल्कुल सही था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये कास्ट के बेस पर नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहा है कास्ट के बेस पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अब ये आपका इकोनॉमिक बेस होना चाहिए, यानी आर्थिक आधार पर देना चाहिए। अब उस आर्थिक आधार में SC आ सकते हैं, ST आ सकते हैं, OBC आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि आज के समय पे जनरल कैटेगरी में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनके घरों में खाने के लिए खाना नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इकोनॉमिक बेस होना चाहिए, अब जाति आधारित नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उसने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा रिजर्वेशन दो लेकिन अब जाति आधारित मत दो।
ठीक है। और आज के समय पे क्या हो रहा है कि सब रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन आज भी उन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है जिन्हें एक्चुअल में इसकी जरूरत है। जो वास्तविकता में इसके हकदार हैं उन तक आज भी नहीं पहुंच रहा है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। मैम फिर आज ये क्यों चल रहा है? क्योंकि आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था इस तरह की है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पे आगे देखते हैं, और लोग भी अब इसकी इकोनॉमिक बेस पर डिमांड कर रहे हैं। आ जाओ। अब इस रिजर्वेशन को अभी तक कहां दिया गया था? केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। आगे देखिए, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 ने क्या किया? इसके माध्यम से निजी शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों के प्रवेशों के लिए स्थानों का आरक्षण। मतलब अब क्या कर दिया कि आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में इसमें भी बेटा SEBC, SC और ST इनको अगेन दिया गया रिजर्वेशन, और अब की बार दिया गया था प्राइवेट एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट यानी निजी और उच्च संस्थानों में भी, कि यहां पर भी इनको मिलना चाहिए। अब भाई जनरल कैटेगरी के लोग परेशान कि इनको तो रिजर्वेशन मिला है, लेकिन जनरल कैटेगरी में भी तो ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो भाई यहां पे सरकार ने उसके लिए भी प्रावधान किया। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6, और मैं एक साथ पढ़ाती हूं। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, ये दो आर्टिकल्स, इनके बारे में ध्यान से सुनना। ठीक है, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, आपको बहुत ध्यान से इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ने की जरूरत है। अब सबसे पहले तो ये दोनों आर्टिकल्स 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़े गए, एड ऑन किए गए हैं। 103वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, वर्षा वो तो हो ही रहा है। TWS का यही मिसयूज हो रहा है। आपके यहां पे लॉ बाद में बनता है और उसका उल्लंघन पहले होता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 में कहा गया कि भैया EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इसको क्या दिया जाएगा? इसमें मिलेगा इसको रिजर्वेशन। इसमें इसको मिलेगा आरक्षण, और यह आरक्षण कहां मिलेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। यानी शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, और 16 के 6 में सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें भी मिलेगा EWS को रिजर्वेशन, आरक्षण, लेकिन इसमें कहां मिलेगा? तो मैम इसमें मिलेगा आपका नौकरियों में आरक्षण।
नौकरियों में, यानी इन जॉब्स, या इन जॉब्स की जगह रखो इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में। और नौकरी कौन सी? सरकारी, गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये दो आर्टिकल्स बेटा जी जोड़े गए हैं। ठीक है, अब अलग अलग यहां वो आ रहे हैं, मैम ये लोग जो हैं ईडब्ल्यूएस का बहुत मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज हर चीज का हो रहा है बेटा, प्रैक्टिकली देखोगे तो हर चीज का मिसयूज है। ठीक है, अब बताओ आर्टिकल 15 समझ में आया? रिजर्वेशन क्यों आया था समझ में आया? और रिजर्वेशन गलत क्यों नहीं है या क्यों नहीं था समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो बेटा जी। गलत चीजों का यूज हम करते हैं गलत तरीके से, है ना। चीजें सही तरीके से आती हैं लेकिन हम उनका गलत यूज करने लगते हैं। आगे चले। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। आगे आइए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है और ये भी ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। और इस आर्टिकल में बात की गई है जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरियों के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति करता है। मैम ये क्या होता है? लोक नियोजन क्या होता है मैम? जॉब, नौकरी, ये कह रहा है सिंपल। आर्टिकल 16 ये लिखा हुआ है सिंपल, आर्टिकल 16 लिखा है अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप ऐसे लिख सकते हो 16 में। फिर आर्टिकल 16 का 1 कह रहा है कि समानता किसमें? तो ये कह रहा है कि समानता की बात की जा रही है रोजगार एवं नियुक्ति में। रोजगार एवं नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। और ये कौन सी? सरकारी, जो गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, जो मैम एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट में क्या दे रहा है? देखो लिखा हुआ है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। 16 का 1। और मैंने भी आपको शॉर्ट में यही बताया, समानता कहां पर मैम? रोजगार और नियुक्ति में। थैंक यू माजिद, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा जी जब ये रोजगार और नियुक्ति में यहां पर समानता रखनी है तो ये भी बताया गया है कि एक चीज और ध्यान रखो कि नौकरियों में किन आधारों पर भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 इसमें बताए गए हैं ग्राउंड, इसमें बताए गए हैं आधार कि भैया धर्म, मूलवंश 5 वही रहेंगे सेम, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास। उद्भव इसमें कितने ग्राउंड हैं? 7। और 15 में कितने ग्राउंड हैं? 5। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसमें 7 आधारों पर भेदभाव करने के लिए मना किया गया है सरकारी नौकरियों में। किसी भी व्यक्ति के साथ, इंग्लिश में लिखो रिलीजन, रेस, कास्ट,
जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस। आप कहां पैदा हुए हो, कहां के वंशज थे, क्या जाति है, क्या आपका जन्म स्थान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल अगर आप भारत के नागरिक हो। अगर आप केवल भारत के नागरिक हो तो आपको रोजगार और नियुक्ति में समानता मिलेगी, और ये मिलती है। किसी भी बच्चे के पास, जिसके पास किसी भी एग्जाम में एलिजिबिलिटी है उस एग्जाम को देने की, तो वो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कहीं का भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है इस समय, तो वो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है। भेदभाव नहीं होगा, पहले होता था, अब नहीं होगा। तो साफ बोल रहे हैं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 कि भैया 7 आधार हैं, ध्यान रखना, भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरी है तो उसमें सभी को समान अधिकार होगा, पहले की तरह नहीं कि कुछ लोगों के लिए नौकरियां हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और 16 का सब क्लॉज 6 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। आइए आर्टिकल 17, आइए आर्टिकल 17। ईडब्ल्यूएस में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है। 10%। आ जाओ, आर्टिकल 17 बड़ा शानदार सा है। आर्टिकल 17 में बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। अस्पृश्यता का अंत कहता है आर्टिकल 17, अ वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसे आप छुआछूत कहते हो, है ना। कितना, अब सोचो कितनी गलत धारणाएं हैं कि भैया किसी को छू लोगे तो उसके जैसे हो जाओगे। पता है बहुत सारे लोग तो पहले क्या किया करते थे कि अगर किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने निम्न जाति के घर के व्यक्ति के अंदर घर पे भोजन कर लिया तो समाज से बहिष्कार कर देते थे कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसा वो है, क्योंकि तुमने उसके घर भोजन कर लिया। कितना अच्छा होता ना बेटा अगर ऐसा होता, क्योंकि किसी को छूने से अगर हम उसके जैसे बन जाते तो इससे आसान तो कुछ था ही नहीं। ना आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती, ना मुझे पढ़ाने की जरूरत पड़ती, ना कॉलेज खुलते, ना स्कूल, क्योंकि कोई भी अधिकारी निकलता, उसने मेहनत की होती है ना, वो पढ़ लेता, हम क्या करते पढ़ के उसको छू लेते, अगले दिन हम अधिकारी। कोई काला है, किसी गोरे व्यक्ति को उसने छू लिया, अगले दिन वो गोरा हो जाता। ऐसा होता है? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने फिर भी समाज में इसको लागू किया। हमने बोला कि इसको छू के हम निम्न जाति के हो जाएंगे, हमारी जाति, हमारा धर्म बदल जाएगा। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। आज क्यों नहीं बदल रहे हैं? आज क्यों सब साथ चल रहे हैं? क्योंकि आज मैम लॉ बन चुके हैं, आज मैम डर बन चुका है, हमें जेल जाने का डर है, फाइन देने का डर है। इसलिए तो यहां पे जब इसको खत्म करने की बात की गई, अब संसद बड़ी दुखी, क्योंकि संसद को अधिकार दिया गया था। देखो इसी में आर्टिकल 35 में क्या गया कि संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है आपका संविधान। अब संसद बड़ी परेशान, भैया छुआछूत क्या है, अस्पृश्यता क्या है, मुझे ये तो बता दो, तभी तो मैं कानून बनाऊंगी। संसद पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोला अरे संसद बहन सुनो, छुआछूत तो कुछ है ही नहीं, ये तो मानसिक बीमारी है, ये तो लोगों ने समाज में पैदा कर दी है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन क्योंकि अब पैदा करी है तो तुम्हें कानून तो बनाना पड़ेगा। तो संसद बोली कि फिर संविधान ने डिफाइन क्यों नहीं किया, कि संविधान खुद नहीं मानता अस्पृश्यता कोई चीज होती है। लेकिन तुम्हें अगर जानना है अस्पृश्यता क्या है तो जाकर इतिहास को पढ़ो, जाकर हमारी हिस्ट्री को पढ़ो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि लोगों की मानसिकता है, लोगों ने समाज में इसको पैदा किया है।
अब क्योंकि पैदा कर दिया है तो तुम इसको जल्दी से फटाफट से क्या करो, खत्म। और इसीलिए संसद ने बनाया SC/ST एक्ट। आज हम इतना ही रखते हैं। परसों आपकी क्लास होगी। परसों अगर आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है तो मैं अपनी क्लास को 12 बजे शेड्यूल करा लूंगी, लेकिन 2 घंटे एटलीस्ट लूंगी, ठीक है। तो दिवाली की छुट्टी आपकी 20 की रहेगी, किसको दोबारा क्लास होगी आपकी सेम टाइम पर, है ना। हाँ, पहले सबसे पहले मैं अंबानी को टच करता, अगले दिन अंबानी बन जाता। चलो आज इतना ही रखते हैं। कल मतलब परसों की क्लास में खत्म करूंगी और हो सकता है DPSP भी खत्म कर दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन कोशिश करती हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं अच्छे से, ठीक है। थोड़ा आपको डांटना भी पड़ जाता है बीच बीच में, क्या करें, आप मानते नहीं हो, हरकतें बहुत करते हो, खुद को सेंटर में रख लेते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें। कल क्लास नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, उसकी जगह 19 तारीख को क्लास होगी।